पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आम के पुराने बाग का जीर्णोद्धार तकनीक पर जानकारी, दुधारू पशुओं से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक पर जानकारी, आम अपनी विशिष्टता एवं विविध गुणवत्ता के कारण जनसाधारण में लोकप्रिय ही नहीं बल्कि इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत में आम की लगभग 50 व्यावसायिक किस्में हैं, जिसमें मुख्य रूप से दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांजो, वैगनपल्ली, नीलम, तोतापरी, केसर, फजरी, हिमसागर आदि हैं। आम की बागवानी करने वाले सभी देशों में भारत का स्थान अग्रणी है। आम का कुल क्षेत्रफल 1.567 मिलियन हेक्टेयर है, जिससे 10.020 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है। फलस्वरूप उत्पादकता 6.4 टन प्रति हेक्टेयर है और विश्व व्यापार संगठन के दौर में आम की उत्पादकता भी सुदृढ़ नहीं है। अतः लाभप्रद आम व्यवसाय हेतु गुणवत्ता युक्त उत्पादन में प्रति इकाई वृद्धि लाना एक चुनौती है, जिसके अनेकानेक कारण हैं। आम के कुल क्षेत्रफल का 35 से 40% पुराने एवं अनुत्पादक बागों की बाहुल्यता, उन्नत बागवानी की जानकारी का अभाव, एकांतर फलत वाली किस्मों की बाहुल्यता, कीट एवं व्याधियों का व्यापक संक्रमण, फल तुड़ाई उपरांत संवहन तथा विपणन आदि का उचित प्रबंधन न कर पाना आदि उत्पादकता में वृद्धि हेतु आम की व्यावसायिक बागवानी सुव्यवस्थित एवं सामयिक प्रबंधन कराना चाहिए। अन्य फलों की तरह आम के वृक्ष भी एक निश्चित आयु के बाद कम उपज देने लगते हैं और आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी हो जाते हैं। वृक्षों की ये स्थिति स्वाभाविक रूप से आने के साथ कई अन्य कारण भी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि प्राय 20 से 25 वर्ष बाद ही आम के वृक्षों का फैलाव काफी बढ़ जाता है और शाखाएं बढ़कर दूसरे पेड़ों को छूने लगती हैं। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश वृक्षों के पर्णीय भागों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्षीण हो जाती है और कल्ले यानी प्ररोह पतले एवं अस्वस्थ हो जाते हैं, जो कि पुष्पन एवं फलन हेतु अनुपयोगी होते हैं। यहाँ तक कि फलत भी पौधों के केवल ऊपरी भाग यानी शीर्ष फलन में आती है। इन बागों में कीट एवं व्याधियों का प्रकोप भी अधिक होता है, जिसका सामयिक नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है और बाग उत्पादन की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाते हैं। ऐसे बागों का क्षेत्रफल आम की कुल बागवानी का 35 से 40% है। इन बागों के वृक्षों की सामयिक एवं वांछित कटाई छटाई करके वृक्षों को पुनः उत्पादक बनाया जा सकता है। आवश्यक कटाई छटाई करने के उपरांत कल्लों का सृजन होता है, जिससे वृक्षों के ढांचे में वांछित परिवर्तन लाकर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।
जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुदृढ़ हो जाती है। फलस्वरूप वृक्षों में पुष्पम एवं फलत क्षमता बढ़ जाती है। वृक्षों की आयु एवं उत्पादकता को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षों में वांछित कटाई छटाई, जीर्णोद्धार एवं नए बागों को स्थापित करने हेतु निम्नवत संस्तुति की जाती है। 45 से 50 वर्ष पुराने बागों का जीर्णोद्धार। व्यापक स्तर पर पुराने एवं अनुत्पादक बागों को समूल निकालकर नए बाग स्थापित करना दीर्घकालीन एवं खर्चीला विकल्प होगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित जीर्णोद्धार तकनीक अपनाकर आम के पुराने बागों को पुनर्यौवन प्रदान किया जाता है और गुणवत्ता युक्त उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से यह तकनीक बागवानों के लिए प्रभावी एवं लाभकारी है। कटाई छटाई। पुराने, घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की शाखाओं को चिन्हित कर लेते हैं। फिर दिसंबर माह में चिन्हित शाखाओं को भूमि सतह से लगभग 4 मीटर की ऊंचाई पर शक्ति चलित आरी से काटते हैं। सूखी, रोगग्रस्त एवं वृक्ष के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। पर्णीय क्षेत्र के विकास के लिए वृक्ष पर मात्र 3 से 4 कृंतित शाखाएं ही रखते हैं। कृंतन करते समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि शाखाएं अनावश्यक रूप से निचले भाग से फट न जाए। अतः पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई कर फिर टहनी के ऊपरी भाग से कृंतन करते हैं। कृंतन के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदी नाशक दवा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 250 ग्राम अरंडी का तेल एवं उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाते हैं ताकि कटी सतह पर सूक्ष्म जीवाणुओं का संक्रमण न हो सके। इसके बाद फरवरी माह के मध्य में वृक्षों के तनों के पास थाले एवं नालियां सिंचाई हेतु अवश्य बना देनी चाहिए। अंतः फसलें। कटाई छटाई उपरांत कृंतन वृक्षों के दोनों तरफ काफी खुली जगह मिलती है, जिसमें अंतः फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है। जायद में तरोई, लौकी, खीरा, लोबिया और रबी के मौसम में आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गेंदा आदि फसलें प्रारंभिक 5 वर्ष तक लेना लाभदायक पाया गया है। इस प्रकार वृक्षों से कटी टहनियों, शाखाओं की बिक्री से एवं अंततः फसलें लेकर अर्जित आमदनी से फलत में आई प्रारंभिक क्षतिपूर्ति की जा सकती है। पोषण एवं जल प्रबंधन। वृक्षों के थालों में 2.5 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा प्रति वृक्ष प्रति वर्ष देनी चाहिए, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्राएं फरवरी माह में देते हैं। तत्पश्चात जुलाई माह में शेष यूरिया की आधी मात्रा एवं 120 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद प्रति वर्ष डालना लाभदायक होता है। उर्वरक डालने के पूर्व थालों की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई एवं नमी का होना आवश्यक है। वृक्षों में सिंचाई मध्य मार्च से मानसून आने तक 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहें ताकि नवसृजित कल्लों की वृद्धि अच्छी हो सके। अप्रैल से जून माह तक थालों में नमी को संचित रखने हेतु आम या केले की सूखी पत्तियां, सूखी घास अथवा पुआल आदि बिछाना चाहिए। कल्लों का विरलीकरण। कृंतित वृक्ष की शाखाओं पर अप्रैल माह से बाहुल्यता में नए कल्ले निकलते हैं, जिनका विरलीकरण आवश्यक है। पर्णीय विकास के लिए शाखाओं के बाहरी ओर 8 या 10 स्वस्थ कल्ले प्रति शाख रखकर शेष अवांछित कल्लों को जून एवं अगस्त में निकाल दिया जाता है। विरलीकरण के उपरांत फफूंद नाशक दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना आवश्यक है। इससे पत्तियों पर लगने वाले रोगों से बचाव होता है। अक्टूबर माह में 2% यूरिया के घोल का पर्णीय छिड़काव प्ररोह के समुचित विकास हेतु करना लाभदायक होता है। शिखारोपण। कटाई छटाई के उपरांत अगस्त माह में सृजित स्वस्थ कल्लों पर उन्नत प्रजाति की सांको डाली लेकर शिखारोपण सफलता पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए 4 माह पुराने कल्लों को मात्र वृक्ष पर ही 1 सप्ताह पहले पण रहित कर देना चाहिए। इन्हें शिक्षारोपण करने के दिन ही मात्र वृक्ष से अलग कर सृजित कल्लों पर विनियर ग्राफ्टिंग विधि द्वारा शिखारोपण करते हैं। एक वृक्ष में 15 से 20 सृजित कल्लों पर ही शिखारोपण करना उचित रहता है। इसके बाद खाद, उर्वरक, सिंचाई, पौध रक्षा आदि का सामयिक प्रबंधन करना चाहिए। कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन।
जीर्णोद्धार प्रक्रिया के दौरान देखा गया है कि बाग की समुचित देखभाल के अभाव में कृंतक वृक्ष कभी कभी तना भेदक कीट से ग्रसित हो जाता है। कीट द्वारा बनाए सुराख में लोहे की पतली तीली डालकर कीट के लार्वी को बाहर निकालकर नष्ट कर देते हैं और कीटनाशी दवा न्यूवान में भीगे रुई के फुहा को छेद में रखकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं ताकि जहरीली गैस से कीट के लार्वी आदि मर जाएं। यदि कीट का उचित एवं सामयिक नियंत्रण न किया गया तो वृक्ष सूख भी सकते हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि बागवान विशेषकर इस कीट के प्रति अवश्य सजग रहें और कम से कम 2 वर्ष तक कृंतक वृक्षों का सामयिक एवं सघन प्रबंधन करें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। सृजित कल्लों की पत्ती खाने वाला कीट मानसून में अधिक क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए कीटनाशी दवा कॉर्बरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 12 से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। पर्णीय धब्बों की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पुष्पन एवं फलन। कटाई छटाई के बाद वृक्षों की सघन एवं सामयिक देखभाल करने से कृंतक शाखाओं पर सृजित कल्लों में 2 वर्ष के उपरांत तीसरी वर्ष पुष्पन एवं फलन होने लगता है। प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि कृंतक वृक्षों से गुणवत्ता युक्त आम की औसतन 65 किलोग्राम प्रति वृक्ष उपज प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जीर्णोद्धार तकनीक अपनाकर आम के पुराने एवं अनुत्पादक बागों को पुनः 20 से 25 वर्ष के लिए उत्पादक बनाया जा सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे और रात 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पशुपालन के अंतर्गत गाय एवं भैंस का पालन किसान भाई कृषि सह व्यवसाय के रूप में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर अपनाए हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन है, जिसका विक्रय करके पशुपालक अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन केवल अच्छी आय पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो दूध आप विक्रय करते हैं उसकी स्वच्छता पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उपभोक्ता को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं होती है कि दूध स्वच्छ है या नहीं। इसे पहचान पाना उपभोक्ताओं के लिए काफी मुश्किल होता है, और यदि ऐसे दूध का उपयोग उपभोक्ता करते हैं तो उन्हें लाभ के बजाय हानि हो सकती है। यदि दुग्ध स्वच्छ उत्पादन के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख बिंदुओं पर गौर करें तो इनमें प्रमुख रूप से पात्र की साफ सफाई, हाथ एवं थन की साफ सफाई, दोहन के समय सावधानी इत्यादि जैसे कुछ और भी प्रमुख कारक हैं जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। अतः पशुपालक भाइयों, आप दुग्ध दोहन प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तक आपको स्वच्छता के लिए किन किन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है, इस संदर्भ में जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने मुलाकात की एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भावना गुप्ता से।
आज मैं आपको स्वच्छ तथा शुद्ध दुग्ध उत्पादन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। दूध स्वच्छ एवं शुद्ध हो तो ये अमृत सदृश है, परंतु यदि इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण या हानिकारक जीवाणु उपस्थित हैं तो यह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूध में प्रदूषण या जीवाणु विभिन्न स्रोतों से प्रवेश कर सकते हैं। इन्हें हम विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो दूध देने वाला जानवर वह स्वयं किसी जीवाणु या विषाणु से संक्रमित हो सकता है और उससे दूध में विषाणु या जीवाणु प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूध देने वाला जानवर है उसका बाहरी शरीर या त्वचा में धूल, मिट्टी, गोबर आदि पदार्थ लगे हो सकते हैं या विषाणु या जीवाणु हो सकते हैं और उसके द्वारा वो मिल्क में दूध में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा दूध में प्रदूषण दूध दोहने वाले ग्वाले से भी प्रवेश कर सकता है, इसलिए ग्वाले का स्वास्थ्य तथा उसके हाथों की साफ सफाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूध दोहने वाले ग्वाले को किसी भी प्रकार की जैसे टीबी है या जो अन्य मनुष्यों को फैल सकती है ऐसी बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके हाथ साफ सुथरे हों, उसके नाखून कटे हुए हों। दूध दोहन के समय दूध दोहने वाले को किसी प्रकार की तंबाकू या पान का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध दोहने वाले व्यक्ति को इधर उधर जहाँ पे जानवर को दोह रहे हों वहाँ पे थूकना इत्यादि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। दूध दोहन के समय बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो दूध दोहने वाले व्यक्ति को अपने सिर पे कपड़ा या कैप पहननी चाहिए। इसके अलावा दूध दोहन से पहले जानवर के थन को अच्छी तरह साफ करें और जो अन्य स्रोत हैं उनमें वातावरण भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें पानी, इस्तेमाल किया जाने वाला पानी जो हम बर्तनों के धोने के लिए या जानवर के धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह भी साफ सुथरा होना चाहिए। बर्तनों के धोने के लिए हम सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके, जब दूध आपने खाली करा है बर्तनों से तो तुरंत ही कोशिश करें कि बर्तन को साफ कर लें। शुरू में आप ठंडे पानी या नॉर्मल जो वाटर है उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप जो निरमा या साबुन पाउडर है जो उसको इस्तेमाल करते हुए और कोई ब्रश का इस्तेमाल करते हुए स्क्रबिंग करते हुए बर्तन को साफ करें। पलट के बर्तन को रख दें जब तक कि वो पूरी तरह सूख ना जाए। इसके अलावा जहाँ पे दूध दोहन हो रहा है या जहाँ दूध को आप संग्रहित कर रहे हैं उस समय कोशिश करें कि दाना ही पशु को दें खाने के लिए। इसके अलावा जहाँ पे जानवर बंधता है उस जगह को भी साफ सुथरा रखें। इसके अलावा जो शुरू में जो मिल्क होता है, दूध निकालते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा या जीवाणु हो सकते हैं, अतः कोशिश करें कि शुरू वाला जो दूध है उसको अपन डिस्कार्ड करें, उसको अलग करें किसी बर्तन में, ना कि जमीन पे। उसके बाद सबसे पहले आप स्वस्थ पशु का दुग्ध दोहन करें, उसके बाद बीमार पशुओं का दुग्ध दोहन अलग से करें और उसको स्वस्थ पशु के दूध के साथ मिक्स ना करें। इसके अलावा भी जो बर्तन हैं उनको ढक के रखें, कोशिश करें कि सकरे मुंह के बर्तन को इस्तेमाल करें। दूध दोहन के बाद आप उसको छान लें कपड़े से या छन्नी जो उपलब्ध है मार्केट में उससे। इससे भी कुछ जो हानिकारक पदार्थ जैसे कि बाल हैं या गोबर के कण हैं ये अलग हो जाते हैं। इसके अलावा पशुओं के आहार में मूली, गोभी इत्यादि की पत्तियों का समावेश न करें क्योंकि इनसे दूध में दुर्गंध आने लगती है। दूध दोहने के पश्चात थन को जीवाणुनाशक घोल में एक बार डुबो दें। सुई अथवा दवा लगाकर दुग्ध ना दोहें। किसान भाई अपने प्रदेश में रबी मौसम में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की रोपाई का कार्य अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में किया होगा, उनकी फसल इस समय 30 से 45 दिनों की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। इसकी आगे भी अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इसमें कुछ सस्य कार्यों को करना आवश्यक है। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपके खेत में फसल की कम वृद्धि व विकास, खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट एवं रोगों के प्रकोप के रूप में सामने आएगा। अंततः ऐसी फसल से प्रति पौध कम वजन एवं छोटे आकार के टमाटर की प्राप्ति होगी। अतः रोपी गई टमाटर की फसल में इस समय कौन कौन से सस्य क्रिया प्रबंधनों को अपनाया जाए, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमने आमंत्रित किया है। जैसा कि वर्तमान समय में
बाजार भाव के मांग को देखते हुए किसान भाई इस फसल को बहुतायत रूप से उगाना चाहते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, अगर बाजार भाव अच्छा होता है, समय से उनकी खेत में रोपाई कर दी जाती है, तो निश्चित रूप से किसान भाई इसको उगा करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रकार से अगर किसान भाई समय पर सभी कृषि तकनीक का अपने फसल में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि वर्तमान समय में अगर किसान की हमारे फसल 25 से 30 दिन की अवस्था पर आ गई है, तो उसमें चौड़ी पत्ती वाले तथा संकरी पत्ती वाले दोनों ही प्रकार के खरपतवार पाए जाने की संभावना बनी रहती है, तो उनको खुरपी की सहायता से निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ खुरपी की सहायता से ही पौधों पर मिट्टी भी चढ़ा देना चाहिए। निकाई गुड़ाई का जो शाब्दिक अर्थ है उसे पूरा कर देना चाहिए। इससे जमीन में वायु का संचार अच्छा रहता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। तत्पश्चात बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। तो जैसा कि हमारे किसान भाई भूमि की तैयारी के समय ही 25 से 30 कुंटल सड़ी गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद को अपने खेत में, टमाटर की मुख्य फसल के खेत में प्रयोग करते हैं। तथा जो रासायनिक उर्वरक के रूप में अगर हम देखते हैं तो इसमें 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई पूरी फसल में प्रयोग करते हैं, जिसमें पूरी फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा तथा आधी नत्रजन की मात्रा को हम अंतिम जुताई के समय अथवा रोपण के पूर्व अपने मुख्य खेत में मिला देते हैं। तत्पश्चात रोपण का कार्य करते हैं। इसके बाद जो हमारी आधी नत्रजन की मात्रा बच रही होती है उसको 2 बार में, पहली 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी 45 से 50 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में छिड़काव कर देते हैं। खाद का छिड़काव करते समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ सिंचाई प्रबंधन के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि फसलों में मुख्य रूप से 2 चीज़ों के बचाव पर बहुत ही ज़रूर ध्यान देना चाहिए किसान को। पहला, अधिक जल भराव की स्थिति टमाटर की फसल में नहीं होनी चाहिए, तथा दूसरा, इसमें पाला सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। तो इसके लिए चाहिए कि खेत में ऐसे समय में नमी की कमी न होने पाए, उस समय खेत में सिंचाई अवश्य लगा देना चाहिए। फल तथा फूल बनने के लिए कम से कम 20 से 25 डिग्री तक का जो तापमान होता है ये बहुत ही उपयुक्त होता है। फलों में पिगमेंट आदि बहुत अच्छी तरह से बनते हैं, जिससे टमाटर का रंग लाल होता है। तो इस प्रकार से उनके गुणों की, फलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए समय पर इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत ही अच्छा उत्पादन अर्थात 300 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम सोनपुर, जिला छपरा के कृषक मुन्ना सिंह, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से सरसों फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए। तो मुन्ना सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंक। में सरसों की फसल बहुत तादाद में बोई जाती है और सरसों में 2 कीड़े प्रमुख रूप से ये माहू और दगीला कीड़ा, पेंटेड बग, ये बहुत नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों, पहले मैं आपको इस कीड़े के नियंत्रण के बारे में थोड़ी सलाह देना चाहूँगा। ये दगीला कीड़ा शुरुआत के दिनों में खेतों में जो सरसों बोई जाती है उसमें 2 पत्ते या
3 पत्ते 4 पत्ते जब निकले आते हैं उस पर यह कीट रस चूस करके अपना अटैक करता है और धीरे धीरे उनको सफ़ेद सफ़ेद धब्बे सरसों की फसल में दिखाई देते हैं। इस तरह की अगर आपको देखने को मिल रहा है खेतों में तो आप उसका नियंत्रण तुरंत करें। नियंत्रण के लिए जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल अगर 30 दिन की हो गई है तो किसान भाई पहला पानी उसमें लगा दें। पानी से भी इसका नियंत्रण होता है क्योंकि इसके अंडे ये डेलों में देता है और इसके कीट डेलों में छिपे हुए रहते हैं। जब पानी लगा देते हैं तो ये जो है उस पानी के कारण मर जाते हैं और इनका जो बढ़वार है वो रुक जाती है और फसल बच जाती है, सुरक्षित हो जाती है। किसान भाइयों, डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा, इसमें जब सरसों बड़ी हो जाती है, फूल पे आ जाती है, तब माहू का काफ़ी प्रकोप होता है। जब मौसम थोड़ा सा बादल हो जाते हैं, थोड़ी सी टेम्परेचर 18 डिग्री से 21 डिग्री के आसपास रहता है, काफ़ी प्रकोप करता है और सरसों की फसल को खराब करता है। माहू हमेशा जो है मेड़ों की तरफ से आता है, तो किसान भाइयों आप अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें और फूल को खोल खोल कर देखते रहें। अगर माहू के कीट उस फूल पे दिखाई दें तो तुरंत ऐसे फूलों को आप जो है तोड़ तोड़ करके और एक थैली में रखते जाएं और धीरे धीरे पूरे खेत को चारों तरफ से घूम करके 3-4 इस तरह का आप कर लें तो आपका बिगड़ दबा के और आप माहू का नियंत्रण कर सकते हैं। जब माहू का प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो जो मैंने आपको दवा बताई थी अभी, डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो ये माहू का नियंत्रण भी आप सरसों की फसल में कर लेंगे। ये दूसरा जो है, सरसों की जो फसल है उसमें 4-5 प्रकार के रोग आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तना सड़न रोग है जिसको तना गलन या पोलियो रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग भी आजकल बहुत ज़्यादा सरसों की फसल में दिखाई देने लगा है और जो खेत निचले हैं जहाँ पानी भरता है या जो खेत जो है नहर के आसपास के खेत हैं जहाँ किसान भाई कभी कभी अनावश्यक पानी या ज़्यादा लग जाता है उनमें, तो ऐसे खेतों में यह पोलियो रोग बहुत तेज़ी से फैलता है और काफ़ी नुकसान करता है, काफ़ी हानि करता है। किसान भाइयों को सलाह है सरसों के खेतों में ज़्यादा पानी न लगाएं, बहुत हल्का पानी और दिन में कोशिश करें, जहां नहर के आसपास के खेत हैं वहां दिन में कोशिश करें कम पानी लगाएं। दूसरा, किसान भाइयों जो है इसके नियंत्रण के लिए आप जो है कार्बनडाजिम नाम की दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें और छिड़काव का जो समय है आप जो है शाम के वक्त करें। पहला छिड़काव 45 दिन पर करें, दूसरा छिड़काव 55 दिन की फसल पर करें। 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल से करेंगे तो ये तना गलन, तना सड़न या पोलियो रोग जो आता है सरसों की फसल में, इसका आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।